Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. After months of practice, after months of keeping peace with your preparation, finally our exam is over. Yes, I'm talking about HPSC PGD's subject knowledge test for the subject English. If I talk about the level of the exam was easy to moderate and not difficult, and difficulty level की बात तक जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है. And the reasons you all must know. If we look at writing section, there were only two topics asked. First was letter writing and second was report writing. Speech, डिबेट एंड ऑल्सो आर्टिकल एंड ऐसे का कोई भी स्कोप हमें देखने को नहीं मिला है. पेपर में रेपिटेशन है टॉपिक्स का. रेपिटेशन की मैं बात कर रही हूँ. लेटर फॉर्मल भी है, लेटर इनफॉर्मल भी है. रिपोर्ट ही कॉलेज मैगजीन के लिए है और रिपोर्ट ही आपकी फॉर्मल रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी आई है. रीडिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का था, उसमें एक पैसेज हमें रॉबिन्सन क्रूसो का देखने को मिला है. क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी हैं, समझ में आते हैं. 10 मार्क्स का है. प्रेसी राइटिंग है 10 मार्क्स की. तो ओवरऑल इफ वी लुक एट द पेपर, द रीडिंग सेक्शन हैड 20 मार्क्स, ग्रामर सेक्शन हैड 30 मार्क्स, and writing section had 40 marks, 20 for letters and 20 for reports. But literature section had good 60 marks. रीडिंग सेक्शन इजी देखा गया है. राइटिंग सेक्शन में आपको रिपोर्ट राइटिंग कॉलेज मैगजीन के लिए देनी है, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट राइटिंग थी. अब लेटर राइटिंग को स्टार्ट डिबेट से किया गया है, लेकिन इफ यू रीड द क्वेश्चन एंटायरली, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, यू मस्ट हैव फेल्ट लाइक इट दिस इज डिबेट दैट यू हैव टू राइट. बट स्विच कर दिया गया है. किस चीज़ पर स्विच किया गया कि हाँ जी, आपने डिबेट में पार्ट लिया है और आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है अपनी सिस्टर को इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर. तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अंडर द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, इवन वी एजुकेटर्स हु डिड नॉट गिव दिस एग्जाम, हु डिड नॉट अटेम्प्ट दिस एग्जाम, where when we started to read this question, we felt like that this is a debate. But as we reached the fourth or fifth line of the question, we got to know that this is the letter thing. This is the letter. This is the informal letter that one has to write to his sister. ऑल राइट. तो राइटिंग सेक्शन हमारा गुड 40 मार्क्स का आया है. अब लिटरेचर सेक्शन की बात कर लेते हैं. लिटरेचर सेक्शन में नोन ऑथर्स थे, जाने माने ऑथर्स थे, शेक्सपियर के वर्क्स को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है. अब यहाँ पर शेक्सपियर के क्वेश्चन क्लबिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम की गई थी, उसी क्लबिंग के पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो किया गया है. शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की चॉइस दी गई है. अब यू पिक अप एनी 2 ट्रेजेडीज एंड यू हैव टू कैरी आउट द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज. I am so very happy to say this thing that all the questions have been included in our mock question papers as it is question हमें देख सकते हैं, क्योंकि art of characterization पर tragedies as the tragedy of a character and not the tragedy of a fate, ये क्वेश्चन हमारे मॉक क्वेश्चन पेपर में भी था, जिसमें आपको ट्रेजेडीज अपने चॉइस की पिकअप करनी थी. आप किंग लियर पिकअप कर सकते थे, ओथेलो पिकअप कर सकते थे. मैं कंप्लीट क्वेश्चन रीड कर देती हूँ एनालिसिस करने के लिए. यहाँ पर सी द क्वेश्चन इज, write an analytical note on William Shakespeare's art of characterization with reference to any 2 of his tragedies. मैं अपनी वीडियोस में भी कॉन्स्टेंटली कहती आई हूँ, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज HOLM सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्ट ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज हिज ट्रेजेडीज आर नॉट द ट्रेजेडीज ऑफ
कैरेक्टर, बट दे आर नॉट द ट्रेजेडीज ऑफ फेट. अरे क्या हो गया इनके साथ? नो, दे आर द ट्रेजेडीज ऑफ कैरेक्टर्स. यू कैन व्यू माई वीडियो once again that we have been talking about this section from William Shakespeare no matter how many times. हमारे मॉक क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था जिसमें आपको किंग लियर और ओथेलो को टेकअप करना था, क्योंकि उनके कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम है. ये ह्यूमन फॉल्ट है, ह्यूमन हमर्शिया है, आपके साथ कुछ आपके एक्शंस का रिजल्ट है. जो उनकी कैरेक्टराइजेशन है वो ह्यूमन फॉल्टी है, वो ह्यूमन बीइंग्स के फॉल्ट, उनकी टेम्परामेंट, उनसे की गई जो मिस्टेक्स हैं उसको ब्लेम करती है rather than blaming the fate. Yes, fate associate कर देते हैं because we believe that this was bound to happen, but the tragedies become more and more acceptable because King Lear is in such situation because with reference to his own decision और बिकॉज ऑफ हिज ओन डिसीजन कि वो रीगन एंड गॉनरेल को चूज करते हैं, कॉर्डेलिया को चूज नहीं करते हैं. ओथेलोज माइंड, यहाँ पर भी माइंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जेलेसी ह्यूमन फॉल्ट है, ह्यूमन सिन है, उसे यूज किया गया है, जिसमें ओथेलो कम्स इन द जायर मेड बाय इयागो हु सेज दिस थिंग, आई एम नॉट व्हाट आई एम, एंड ओथेलो फॉल्स इन द ट्रैप ऑफ इयागो हु instills in him constant doses of jealousy, and because of that only he murders Desdemona. This is the analytical aspects. आपको 2 tragedies choose करनी थी. बेस्ट एग्जाम्पल आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की है उनकी 4 tragedies, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. इन चारों में से आप कोई भी 2 ट्रेजेडीज को पिकअप कर सकते थे और एनालिटिकल जजमेंट बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से देख सकते थे, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन ही है. आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन मेक्स us to feel sympathetic towards King Lear. लेकिन art of characterization है that Shakespeare is good enough to stand in the shoes of a protagonist as well as in the shoes of a villain. उनकी पोजीशन, इयागो का कैरेक्टर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, रीगन का, गॉनरेल का, क्योंकि वो भी एक आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है. वो सिंपैथी हमारे अंदर इंस्टिल नहीं करते हैं, बट येस विटी कैरेक्टर्स हैं, विलनस कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी क्लेवर इन देयर ओन. तो ये होती है हमारी एनालिटिकल, rather than constantly talking about a main character. Art of characterization also includes the opposite characters, the antagonist characters. So this was the art of, he is the master of characters. All right. अब अगला क्वेश्चन जो हमारा लिटरेचर सेक्शन में आया है, ये भी हमने दिया था. रोमांटिक पीरियड को मैंने जब रोमांटिक एज से अपनी पीजीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई थी, तो यहीं इसी स्टूडियो में खड़े होकर के मैंने रोमांटिक एज के फीचर्स बताए थे और उन्हें लिंक किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, उन्हें लिंक किया था जॉन कीट्स के साथ, एसटी कॉलरिज के साथ. तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान था, बिकॉज हाउ मैनी टाइम्स मैंने स्ट्रेस नहीं किया कि आप सोशल पॉलिटिकल स्टडी के साथ एक ऑथर को स्टडी करें. आप कोई भी वीडियो व्यू कर सकते हैं रोमांटिक एज पर, विक्टोरियन एज पर, जिसमें मैंने ना कहा हो कि आपको सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ द एज इज एज मच इम्पॉर्टेंट as important the main writer is. And the students who have constantly been running towards authors, I tell you, background इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है. रोमांटिक पीरियड का इंग्लिश लिटरेचर में क्या महत्व है, आपको मेजर थीम्स हाईलाइट करनी है. इसमें अगर आपने इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी को बात की है, नेचर की बात की है, इमोशन की बात की है, तो आई टेल यू मेजर हाईलाइट्स रोमांटिक एज की इंग्लिश लिटरेचर में यही हैं. रोमांटिक एज में डार्क रोमांटिसिज्म भी आ जाता है, जिसमें एसटी कॉलरिज लिखते हैं. वो एसटी कॉलरिज क्योंकि ही फोकसेस मोर ऑन सुपर नेचुरलिज्म, ही बिलीव्स दैट, बट यहाँ पर पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. लिख सकते थे, कोट कर सकते थे बहुत अच्छे से. आपको सिर्फ की थीम्स पता होनी चाहिए. एक मेजर पोम आप विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम उठा लेते,
आप यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज की एक पोम उठा लेते, जॉन कीट्स की ओड्स को ओड टू नाइटिंगेल उठा लेते, पी.बी. शेली की ओड टू वेस्टविंड उठा लेते। नेचर और रोमांटिसिज्म की क्या-क्या क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है कि शेली के कॉन्टेक्स्ट में नेचर एक रिफॉर्मर भी है, नेचर एक रिवोल्ट भी है, एक रिफॉर्मर भी है। तो ये सब चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते थे अपने इस क्वेश्चन में। तो सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात जो नेहा मैम ने की है वो एप्ट रही इस क्वेश्चन के थ्रू। आप रोमांटिक एज की कंप्लीट वीडियोस उठा करके देखिए। आई कंफर्म दैट minimum 5 times I have said this thing, that you should focus on the features of romantic poetry and then you should link them to the romantic poets. पेपर में देखने को मिला है। आर्थर मिलर, हमने जब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले थे तो आर्थर मिलर को हमने मेंशन किया था। यहाँ पर आप आर्थर मिलर का प्ले मेंशन कर सकते हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड ऑल माय सन्स। दोनों इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पर बेस्ड हैं, दोनों बेस्ड है अमेरिकन ड्रीम को चैलेंज करते हैं। तो ऑल माय सन्स भी बात कर सकते थे आप, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। दोनों प्लेस जो हैं दे रिप्रेजेंट द शैटरिंग ऑफ अमेरिकन ड्रीम। डेथ ऑफ अ सेल्समैन के केस में शैटरिंग ऑफ अमेरिकन ड्रीम इज मच मोर पर्सनल, वेयर एज ऑल माय सन्स के केस में शैटरिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, शैटरिंग ऑफ अमेरिकन ड्रीम, इट्स मोर लाइक सोशल। तो आप इन दोनों प्लेस को सक्सेसफुली मेंशन कर सकते थे। अब डिस्कस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे मॉक क्वेश्चन पेपर्स में, ये क्वेश्चन एज इट इज हमने मेंशन किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री जो है वहाँ पर नेचर केवल आइडियलाइज्ड ब्यूटी नहीं है, नेचर इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ आइडियलाइज्ड ब्यूटी या आइडियलाइज्ड सीनरी नहीं है। उनकी हर पोएट्री में कहीं ना कहीं मैन एंड नेचर का कनेक्ट देखने को मिलता है। इन द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। द वर्ड्स, fields, snow, walls, they are not just scenery, but they have meaning in themselves. Even a deserted road had the theme. So Robert Frost poetry and Robert Frost as a poet of nature is very, very important. And if you have given instances of the poems like Birches, Road Not Taken and Snowy Evening, all these three poems have ideology of Robert Frost as a poet of nature. In Road Not Taken, a forked road talks about the decisiveness. Nature has an important part to play in the decision that the poet or the speaker has to take. So nature speaks for itself. If we look at Birches, the poem Birches, that is his childhood memory, that is his return to childhood, that he wants to be the swinger of the birches of the trees once again. Why? Because the oscillation of the birches talks about his nostalgia for childhood, his relationship towards a lap of nature, his relationship as a child to nature that he misses now, that he is nostalgic about now. So Robert Frost is one of those poets, and the only question that can be asked, that must have been asked, that had been asked is रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर। ये हमारे क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन पेपर्स में भी दिया गया था, ये एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। सो जो अब तक लिटरेचर सेक्शन के हम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, सब क्वेश्चंस को हमने प्रोवाइड एज इट इज कर रखा था। Only the wordings have been changed. Analyze the major themes in the works of two पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये पर्सनल चॉइस थी, यहाँ पर आप ए.के. रामानुजन भी ले सकते थे, नसीम एजीकियल भी ले सकते हैं, आप के.एन. दारूवाला भी ले सकते हैं। तो दीज आर 3 रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स जिनकी पोइट्री में आप बात कर सकते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। नसीम एजीकियल की आप एक्सप्लेन कर सकते थे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ए.के. रामानुजन की पोइट्री इज ऑल्सो लॉडेड विथ, ये इंडियन इंग्लिश पोइट्री होना ही इनका एक
एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दैट दे आर राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड दे आर एबल टू अटेन दिस ग्लोबल नेम एंड फेम. तो एजीकियल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इफ अदर देन दैट देयर आर अदर मेनी पोएट्स ऑल्सो, अगर आपने उनको भी मेंशन किया है, देयर इज नो हार्म. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि यहाँ पर एजीकियल भी मेंशन किए जा सकते थे, ए रामानुजन भी मेंशन किए जा सकते थे और KN दारूवाला भी मेंशन किए जा सकते थे. लास्ट क्वेश्चन इज, फाइनली पीजीटी के पेपर में हमें चॉइस देखने को मिली है. आपको नेहा मैम की बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो थीम है, एक वर्क एक राइटर बिना सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड की स्टडी के इनकम्प्लीट होता है. सो सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इकोनॉमिक कंसर्न्स आपको देखने को मिलते हैं. मुल्क राज आनंद, जब पीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई, मुल्क राज आनंद का मैंने नेम लिया है. वो एक ऐसे राइटर हैं, ही इज द पायनियर of English novel alongside Raja Rao, and Mulk Raj Anand's topic टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी. यहाँ पर अगर आप अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल उनके नॉवल अनटचेबल से दे करके आए हैं तो मोर देन आप लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही देना था. यस, आप कूली भी मेंशन करते, आप इसमें अनटचेबल भी मेंशन करते. Whereas अनीता देसाई की राइटिंग्स में आपको सोशल पॉलिटिकल तो नहीं बट सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न देखने को मिलता है. क्लियर लाइट ऑफ डे से आपको मिलता है, 7 समर्स से आपको मिलता है, अनीता देसाई की क्राई द पीकॉक से आपको फेमिनिस्ट कंसर्न्स देखने को मिलते हैं. बट यहाँ पर फेमिनिस्ट कंसर्न भी असेंशियली हमारे सोशल कंसर्न हो जाते हैं. सो ऑन दैट नोट आई कम टू माई analysis of paper. The paper had been really very easy to moderate. हाँ जी, कहीं कहीं चैलेंजिंग हमें देखने को मिला है, क्योंकि at that moment you have to pick up any 2 plays, at that moment you have to pick up any 2 post independence poet. थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको उन्हें क्लब भी करना है, एक आंसर में अरेंज भी करना है. KN दारूवाला अलग लिखते हैं, एजीकियल अलग लिखते हैं, चाहे दोनों इंडियन पोइट्स हैं बट उनकी राइटिंग्स अलग हैं. तो आंसर में जो आपको स्विच दिखाना था या कॉलोकेशन दिखाना था, आपको अगर उनको कॉलोकेट करना था, वहां पर थोड़ा चैलेंज हमें ज़रूर आया होगा कि हमें जब क्लब कर लिखना है. But I know my students, they have been preparing very long for that and they have been preparing really very well. So on that note, I wish you all the very best. Sleep well. You have done your best. Now let the result be rewarding for all of us, and I wish you all the very best. And for interview related queries, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी हम लोगों ने कंप्लीट अपने बूट कैंप्स को रन किया था, और पीजीटी के लेवल के लिए भी हम अपने बूट कैंप्स को अनाउंस करेंगे इंटरव्यू के लिए. बट टिल देन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सिट बैक, रिलैक्स, close your eyes and be thankful that you got a chance to gain knowledge, to learn something, to practice your skill. Thank you. Have a nice day. Good night and sleep well.